हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। दोस्तों, बीपीएससी का जो फॉर्म भरने की डेट है वो शुरू हो चुकी है और सीटेट का भी डेट जारी होने वाली कि उसका एग्जाम कब शुरू होगी। दोस्तों, इसको देखते हुए हम लोग का जो सेशन है वो थोड़ा सा और तेज होना चाहिए। तो आज हम लोग 4 से 5 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 चैप्टर कवर करने वाले हैं। तो ये सभी टाइप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देख करके उसके टेक्निक और उसके अटेम्प्ट के तरीके को समझने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है घातांक करने से, और ये सवाल देखा गया है कि शिक्षक परीक्षाओं में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ही सामान्य सा क्वेश्चन है, आप लोगों में से कई लोगों को आता होगा, तो आप इसका जल्दी से उत्तर लगा के आप आगे बढ़ सकते हैं। और जिसको नहीं आता है वो समझिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, सवाल कहता है कि √8 - 2 √15 ये किसके बराबर होगा या फिर ये इसका मान क्या होगा। सबसे पहली बात तो आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि आपके ऑप्शन में देखिए 3 ऑप्शन माइनस में दिया गया है और 1 ऑप्शन प्लस में दिया गया है। दोस्तों, आपका जो सवाल है ये खुद किस में है, माइनस में है। तो ये जरूरी है कि इसका उत्तर होगा दोस्तों वो किस में होगा, माइनस में होगा। आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। प्लस को देख करके आप घबराइए नहीं, प्लस का ऑप्शन होगा ही नहीं। अब देखिए, आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये जो पहली जो दी गई संख्या होगी और यहाँ जो दोस्तों जो रूट के अंदर दी गई संख्या होगी, इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होगा। जैसे अगर हम 15 को तोड़ना चाहें रूट के अंदर में, तो इसको हम 5 × 3 कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देखें तो 5 और 3 को जोड़ने पर 8 मिल सकता है। तो क्या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 + 3 - 2 गुना √5 और गुना √3, ठीक है। ऐसे हम लिख सकते हैं। देखिए, कोई भी रूट की 2 संख्याओं को गुना करेंगे तो वो दोनों रूट 1 में आकर के दोनों अंक आपस में गुना हो जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, क्या हम लोग 5 को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × √5 × √3। क्या समझने में कोई दिक्कत है? अगर आप में से किसी को दिक्कत है कि यहाँ से हम यहाँ जंप कैसे कर गए, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि रूट के अंदर किसी भी वैल्यू को स्क्वायर करने पर वह अपने रूट को हटा देता है। तो अगर यहाँ रूट में नहीं है तो हम 5 को लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर। जिस प्रकार से अगर हम 7 लिख रहे हैं कहीं पर, तो इसी 7 को हम √7 का स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत काम का चीज़ है इस सवाल के लिए। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, a² + b² - 2ab, a² + b² - 2ab ये किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर का। तो क्या हम इस पूरे जो प्रक्रिया है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? अब देखिए, इसमें a और b कौन कौन सा है भाई? तो a है √5 और b क्या है √3। तो √5 - √3 का होल स्क्वायर, क्या ऐसा हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये a² + b² - 2ab है। तो इसको हम लिख सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर कोई रूट में मान है, करनी में मान है, और अगर वो स्क्वायर में है तो उसका एक हिस्सा बाहर निकलता है। तो यानी हम लिख सकते हैं √5 - √3, यही इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए, आपके ऑप्शन में दिया गया होगा। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को समझिए और आप बड़े ही आराम से क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। घबराइए नहीं, आसानी से बनेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट में या फिर कहीं और दिया गया है तो आप उस क्वेश्चन को उठाइए और बनाइए उसको। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों, अगला सवाल देखिए आपके सामने जो है, ये नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है अंकों का निर्माण, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं 2 अंकों के संख्याओं का निर्माण या 3 अंकों के संख्याओं का निर्माण, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो अधिकतम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है 2 अंकों की संख्याओं का निर्माण। तो देखिए, सवाल जो आपके सामने है कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, यानी इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर दिया जाता है, तो प्राप्त नई संख्या का 7 गुना मूल संख्या के 4 गुने के बराबर होता है, तो संख्या ज्ञात करें। दोस्तों, ये जो सवाल आपके सामने है इसको मैं आपको प्रोसेस से सिखा सकता हूँ, एक्स वाई करके सिखा सकता हूँ,
लेकिन वो इतना लंबा और इतना ज़्यादा पजल्ड होगा कि आप उसको अच्छा फील नहीं करेंगे और आपको वो एग्ज़ाम में कोई काम का नहीं आएगा। तो मैं इसमें आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें यही टेक्निक सबसे ज़्यादा कारगर है। देखिए, पहले इसमें आप क्वेश्चन के लैंग्वेज को पकड़िएगा। पहला क्या कहता है, अंकों का योग 12, संयोग से सभी ऑप्शन के अंकों को जोड़ने पे 12 ही मिलेगा। तो ये पहला कंडीशन बिल्कुल ही काम का चीज नहीं है। आगे पढ़ते हैं, यदि अंकों के क्रम को उलट दिया जाता है, यानी इसको 48 कर देते हैं, इसको 57 कर देते हैं, इसको 84 कर देते हैं और इसको 75। देखिए, इकाई का दहाई में चला गया और दहाई की इकाई में चला गया, ये क्रम हो गया, पलट गया। अब कहते कि प्राप्त नई संख्या का 7 गुना, प्राप्त नई संख्या का 7 गुना और मूल संख्या का 4 गुना। अब यही आपको बड़े ध्यान से बातों को समझना है कि जो प्राप्त नई संख्या है उसको 7 गुना करेंगे और जो संख्या को हम पलटे थे उसका 4 गुना करेंगे तो बराबर होगा। इसका मतलब यह है कि पलटने के बाद जो संख्या हमको मिली है वो छोटी संख्या होगी, तब ना उसका 7 गुना जो है पहले के संख्या का 4 गुना का ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि 7 गुना बहुत बड़ा मान हो गया 4 गुना से। तो 7 गुना करने पर भी बराबर हो जाए, इसका मतलब कि पलटने के बाद वो छोटा मान आना चाहिए। इसका मतलब है कि ये और ये आपका आंसर बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि पलटने के बाद ये बड़ा मान आ जा रहा है, इसको भी पलटने के बाद ये बड़ा मान आ जा रहा है। तो सी और डी आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। समझिएगा कि ऑप्शन को किस प्रकार से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि इसको 7 गुना करके इसको 4 गुना करके, देखिए 7 8 56, यहां लिखते हैं 7 8 56, सॉरी यहां लिख देते हैं, और 7 चौक 28, 28 और 5 33। ठीक है, 4 चौक 16, 8 चौक 32 और 1 33। तो दोस्तों पहला ऑप्शन को ही चेक करने पर देखिए हमको बराबर मिल गया है। ठीक है, कि अगर मूल संख्या का 4 गुना करते हैं और प्राप्त नई संख्या का 7 गुना करते हैं तो हमको बराबर प्राप्त मान होता है। तो इसका मतलब कि वो संख्या कौन सी होगी, 84 होगी, 84 होगा। इसका ऑप्शन हम ए मार के निकल जाएंगे। तो ये होना चाहिए आपका अप्रोच इस टाइप के सवाल के लिए, ताकि आप कम से कम टाइम लगा करके काम कर लें। क्योंकि आपको समझाना था, इसलिए मैं एक एक स्टेप बहुत ही आसानी से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप इसको जानने के बाद प्रैक्टिस करिए, काफी स्पीड से क्वेश्चन बनेगा। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने जो सवाल है यह वर्गमूल और घनमूल के चैप्टर से दिया गया है, और यह सवाल जो आपको पूछा गया है ये टाइप आपके बीपीएससी एग्जाम या सीटेट एग्जाम या कोई भी टीचिंग एग्जाम में एक क्वेश्चन तो अनिवार्य तौर पर रहेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ढंग से आप अटेम्प्ट कर लीजिए। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 588 से गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। सबसे पहली बात तो इसमें आप ये समझिए कि इस सवाल में क्या स्टेप लेंगे। आप में से कई लोगों को ये दिक्कत होता है कि भैया हम शुरुआत कैसे करें और कहाँ से शुरू करें, ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, ये समस्या आप में से कई लोगों को है। ठीक है, तो पहले आप यह बात समझिए कि हमको प्राप्त क्या करना है, पूर्ण वर्ग। और पूर्ण वर्ग होता क्या है दोस्तों? पूर्ण वर्ग होता है कि किसी भी दो अंकों को या किसी भी दो बराबर अंकों को या बराबर संख्याओं को आपस में गुना करने से जो प्राप्त हमको मान होता है उसे हम लोग पूर्ण वर्ग करते हैं। जैसे अगर हम 7 को 7 से ही गुना कर दें, दो बराबर मान को गुना करेंगे, कितना मिलेगा? 49। ये एक पूर्ण वर्ग है। अगर हम 12 गुने 12 ही कर दें 144, तो ये एक पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर आपसे कहा जाए कि 81 क्या ये पूर्ण वर्ग है, तो आपको ये देखना होगा कि इसके अंदर जो संख्याएं हैं, चाहे वो 9 गुने 9 हो या इसको आप ऐसे कहते हैं 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो जितनी भी टुकड़े आप करेंगे, जितने टुकड़े करेंगे वो टुकड़े जोड़े में होने चाहिए। क्या वो जोड़ा में हो रहा है? अगर आप 9 गुने 9 कर रहे हैं देखिए तो भी जोड़ा में हो रहा है, और 3 गुने 3 कर रहे हैं तो भी देखिए जोड़ा में हो जा रहा है। अगर इसमें एक और 3 आ जाता तब तो इसका जोड़ा हो नहीं पाता, तो हम कहते हैं 81 पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन ये जोड़ा मिल जा रहा है, इसलिए हम 81 को पूर्ण वर्ग मान सकते हैं। अब हमको उम्मीद है कि आपको पता चल रहा हो कि सवाल हमको करना क्या है। तो दोस्तों हमको देखना यह है कि जो 588 जो संख्या दी गई है, इस 588 संख्या में क्या जो इसके टुकड़े हैं क्या उसके जोड़े पूर्ण हैं कि नहीं है, वो चेक करते हैं।
जब 2 से भाग करेंगे तो ये होगा 29, फिर यहाँ होगा 4, फिर 2 से भाग करेंगे दोस्तों ये होगा 28 और ये 7, फिर से इसको भाग करेंगे तो अब दोस्तों ये 3 से भाग होगा, 2 से भाग तो होगा नहीं, तो 4 तिया 12 और 9 तिया 27, 7 से गुना करेंगे तो 7 सत्ते 49, देख लीजिए 3 चौक 12 27, ठीक है। अब अगर हम इसके टुकड़े को देखें, 588 के टुकड़े को देखें तो इसका टुकड़ा है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7 गुने 7। अब अगर हम जोड़ा बनाने का प्रयास करें, देखिए ये दोनों तो जोड़ा मिल जा रहा है, लेकिन ये 3 अकेला पड़ जा रहा है, तो ये 3 अकेला है तो ये संख्या पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि इसका एक और अगर हम जोड़ा यहाँ पे शामिल कर दें तो ये संख्या पूर्ण रूप से वर्ग बन सकता है। इसका मतलब है कि इसमें 3 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वही इसका पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो इसका आंसर होगा 3, कि हम 588 को 3 से गुना करेंगे कम से कम, तो वह संख्या क्या दोस्तों होगी, पूर्ण हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। आई बात समझ में? एकदम बेसिक से समझिए चीजों को, क्योंकि आपके पास समय है और आपको सीखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको अटेम्प्ट करना है। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने देखिए एक सवाल है स्टेटमेंट का सवाल, और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट वाले सवाल में ये देखा गया है कि आप कई जगह पे कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम के चैप्टर से उठाया जाता है, और खास करके संख्याओं में, चाहे वो पूर्णांक हो, प्राकृत हो, सम विषम, परिमेय, अपरिमेय, भाज्य अभाज्य, इन संख्याओं के बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको उठा के क्वेश्चन डाला जाता है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है, पहला स्टेटमेंट। सेकंड कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, और तीसरा कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है। दोस्तों अगर आप में से कोई मेरा नंबर सिस्टम चैप्टर आप पढ़े होंगे, जो बहुत पहले मैंने वीडियो बनाया है, लगभग पौने घंटा का वीडियो है वो, अगर आप उस वीडियो को आप देखे हैं तो आपको इस क्वेश्चन मारने के लिए आपको 1 सेकंड लगेगा, खट से आंसर मार दीजिएगा, पढ़ते ही आंसर मार दोगे आप। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं बेसिक की बातों को तो आपको दिक्कत होगी। देखिए सबसे पहली बात तो प्राकृत और पूर्ण संख्या आपको अंतर पता होना चाहिए। प्राकृत संख्या दोस्तों कहाँ से शुरू होती है, 1 से लेके कहाँ तक, अनंत तक। और अगर हम पूर्ण संख्या की बात करें तो अगर हम प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 में अगर हम 0 शामिल कर दें तो वो दोस्तों होता है पूर्ण संख्या। अगर आपसे अकेला कोई पूछे कि क्या 0 पूर्ण संख्या है तो आप बोलेंगे कि नहीं है। क्या आप 1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या मतलब दोस्तों होता है 0 से लेके अनंत तक पूरा समूह। अगर हम 0 1 2 3 4 ऐसे करते हुए कहाँ तक, अनंत तक जाएंगे तो दोस्तों ये जो सेट हमको मिलेगा, 1 मिनट, ये जो दोस्तों पूरा सेट मिलेगा हमको, ये सेट को हम कह सकते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। लेकिन किसी एक को उठा के पूछेगा कि क्या 2 पूर्ण संख्या है तो नहीं, 2 एक प्राकृत संख्या है, ठीक है। इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रत्येक पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या नहीं हो सकती, ये स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। तो सबसे पहले आपको जानना है कि भाई परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को आप जानते हैं रेशनल नंबर के रूप में। तो परिमेय संख्या होता है दोस्तों क्या, P बटा Q। अगर आप किसी भी संख्या को P बटे Q फॉर्म में लिख पाते हैं तो वो परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल के तौर पे 7 बटा 12, 5 बटा 13, या फिर अगर हम कह दें 7 तो ये भी क्या है, पूर्ण परिमेय संख्या, क्योंकि बटा 1 हम कर सकते हैं। तो पूर्णांक देखिए, पूर्णांक नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर हम -8 लिखे हैं तो इसके नीचे भी हम 1 लगा करके इसको P बटे Q में कर सकते हैं। इसका मतलब है कि स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही है कि जो प्रत्येक पूर्णांक या सभी पूर्णांक क्या है, परिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होती है। ये दोस्तों कहीं ना कहीं गलत है। देखिए 7 बटा 12 क्या ये पूर्णांक होगा, ये पूर्ण अंक होगा, नहीं होगा, ठीक है। हाँ, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से कि अगर यदि किसी संख्या को अगर यदि 9 काट सकता है, 9 अगर जिस संख्या को काटेगी तो उसको 3 काटेगी ही, कंफर्म है। लेकिन 3 जिन जिन संख्याओं को काटेगी सबको 9 काट देगी, ये कोई गारंटी नहीं है। जैसे 3 से 6 कटता है, 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से कि जितने भी पूर्णांक हैं वो परिमेय संख्या है, लेकिन सभी परिमेय संख्या पूर्णांक नहीं है,
इसका मतलब इस क्वेश्चन का केवल स्टेटमेंट 2 ही सही है। तो इसका पुट के हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, और इसका ये स्टेटमेंट नंबर 2। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला टॉपिक देखिए आपके सामने है फ्रैक्शन से, और ये क्वेश्चन है आपका भिन्न का बहुत ही बेसिक सा सवाल, जो कि टीचिंग एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन माना जाता है। एक भिन्न का अंश उसके हर से 2 कम है। यदि हम अंश में से 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं तो नया भिन्न 1/3 होता है। तो मूल भिन्न क्या है, यानी वास्तविक भिन्न क्या है। इस सवाल को आप हमेशा उस प्रकार से बनाएं जैसा कि मैं बता रहा हूं आपको। आप ध्यान देंगे क्वेश्चन पे, 1/3 है और 3/7। देखिए एक बात इसमें ध्यान रखेंगे, अगर इसको एक्स वाई से बनाएंगे तो उससे भी बनेगा, लेकिन हमको एग्जाम में कम टाइम लगाना है, तो भाई क्वेश्चन के हिसाब से ही डील कर लेते हैं। पहला कहता है कि भिन्न का अंश हर से 2 कम है। भिन्न का अंश हर से 2 कम है, ये कम है भाई, ये तो 4 कम है, ये 2 कम है और ये 4 कम है, माने 1 और ये 2, यही 2 में आंसर हो सकता है। अब कहते हैं यदि अंश में 2 घटाते हैं, अगर अंश में 2 घटाते हैं और हर में 2 जोड़ते हैं, हर में 2 जोड़ते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा 3/9, काटने पर 1/3 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ तो नेगेटिव मान आ जाएगा, 1 में 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, ये तो संभव ही नहीं है, यानी 1/3 आने का चांस ऑप्शन नंबर ए में आता है। तो इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कितना आसानी से क्वेश्चन आप डील कर रहे हैं। देखिए आपको एक्स वाई नहीं करना है, एग्जाम में टाइम बचाना है और करेक्ट आंसर मार के आना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए अनुपात चैप्टर से, उसको आप रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो ये जो सवाल आपके सामने दिया गया है, ये सवाल बहुत तरह से बना जा सकता है। एक्स वाई से बना जा सकता है, भिन्न के जो भाग, सॉरी अनुपात जो भाग है दोस्तों उसको बराबर करके बनाया जा सकता है, लेकिन मैं जो तरीका आपको बताऊंगा वो इससे भी यूनिक होगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को धैर्य से देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। कहता है 3 संख्याओं का योग 98 है। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 और दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। देखिए ऑप्शन दिया गया है 22, 30, 32 और 42। मैं दावा करता हूं कि जो तरीका आपको मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए ये सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस के लिए। देखिए 3 संख्या दिया गया है ए, बी और सी। तो कहता है कि ए और बी पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 दिया गया है और दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:8 दिया गया है। दोस्तों ये है आपका सवाल। ठीक है, अब ऐसा गौर कीजिएगा कि देखिए इस वाले भाग में भी b का मान दिया गया है और इस वाले भाग में भी b का मान दिया गया है, और संयोग से हमको दूसरी संख्या ही निकालने बोला है ना, दूसरी संख्या ही निकालने बोला है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर यहाँ दूसरी का हिस्सा 3 है और यहाँ दूसरी का हिस्सा 5 है, इसका मतलब ये हुआ कि दूसरी संख्या वो होगी जो 3 के पहाड़ा में भी आना चाहिए और 5 के पहाड़ा में भी आना चाहिए। और अगर हम थोड़ा सा और सटीक काम करें तो 3 और 5 दोनों क्या दोस्तों अभाज्य संख्या, 3 भी अभाज्य और 5 भी अभाज्य है। तो अभाज्य संख्याओं को गुना करने पर हमको इसका एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 15। तो हम ये अब डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि दूसरी संख्या वो होगी जो 15 से कटने वाली होगी, और वैसा एक ही संख्या है 30। ये सबसे आसान तरीका हुआ। ठीक है, ये सबसे फास्ट तरीका हुआ। लेकिन कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 15 से कटने वाले 2 या 3 ऑप्शन रहे, तो उसका तरीका क्या होगा वो ध्यान से समझिएगा। देखिए तो उस समय क्या कीजिएगा कि पहले ए और बी का मान लिखिएगा। ए बी का मान लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए यहाँ दोस्तों b का मान 5 है और ये b है, तो b के सामने b का मान रखेंगे और c के सामने यहाँ पर साइड c कर देंगे। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। देखिए यहाँ पे एक जगह थोड़ा खाली है, तो आप अगर सबसे नजदीक अगर ऐसे जाए 36, अगर आप 36 जाएंगे तो सबसे नजदीक जो मिलेगा उसको भरना है। तो यहाँ भाई 5 मिलेगा, भर दिया मैंने। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ 36 जाएंगे तो क्या मिलेगा बताइए, तो यहाँ मिलेगा आपको 3। ठीक है, ये हो गया दोस्तों 5 दूनी 10, 5 तिया 15
और 8 या 24। अगर ये कटे तो काट लेना है दोस्तों, किसी से नहीं कटने वाला है। अब क्या करेंगे, पहला का हिस्सा, दूसरा का हिस्सा, तीसरा का हिस्सा मिला के दिया गया है 98, 98 दिया गया है। तो 10, 15, 25, 25 और 24, 49। तो हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि 49 भाग का मान दिया हुआ है हमको 98, 98। तो भाई एक भाग का मान हो जाएगा 2, एक भाग का मान 2। तो हमको दूसरा वाला पूछा है, तो 15 भाग का मान 30। देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है। अब आपको जो तरीका अच्छा लगा हो, ठीक है, आप उसी से बनाइए। लेकिन मेरा खास रिकमेंडेशन है कि जो मैं तरीका मैंने पहले बताया, बाय ऑप्शन चलने और कॉन्सेप्ट यूज करने, आप उसको यूज करिएगा, ठीक है, टाइम कम लगेगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अब दोस्तों आपके सामने सवाल है लाभ हानि चैप्टर से, और बहुत ही बेहतरीन सवाल। अगर ये सवाल पूछा जाए तो मैं ये दावा करता हूं कि 90% स्टूडेंट ये क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, या तो एक्स वाई के चक्कर में टाइम वेस्ट कर देंगे। लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि शायद इस सवाल के लिए आपको कलम भी नहीं उठाना पड़े। जी हाँ दोस्तों, कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कहता है दाल के मूल्य में 30% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति 350 रुपया में 7 किलोग्राम दाल अधिक खरीद सकता है या पाता है, तो दाल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। अब इस सवाल को मेरे एग्जाम्पल के थ्रू से आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। किताब देते हैं, पहले आप इस सवाल को ध्यान से समझिएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूं, उसके बाद सवाल बिना कलम छुए भी बनेगा। दोस्तों मान लेते हैं कि आप आज मार्केट जाते हैं 350 रुपया लेकर के, और दाल का कुछ कीमत है, ठीक है, और आपको कहा गया कि भाई आप जो है 10 केजी दाल लेके आ जाइए। तो 350 रुपया आपने दिया, आपने 10 केजी दाल लिया और घर चलाया। नेक्स्ट दिन फिर आपको कल जो है घर से 350 रुपया ही दे करके भेज दिया गया मार्केट कि भाई आप दाल लेके चले आओ, ठीक है, जितना आप लाए थे उतना लेके चले आओ। तो आप जाओगे और दुकानदार को 350 का नोट आप थमाओगे, 350 रुपये आप थमाओगे और बोलोगे कि भैया हमको 10 केजी दाल दे दो। दुकानदार बोलेगा भाई नहीं हो पाएगा, आज जो है 350 रुपया में 10 केजी नहीं, आपको ज़्यादा मिलने वाला है। आप कहेंगे सो कैसे? तो दुकानदार बोलेगा कि फिर रात को दाल का दाम 30% कम हो गया है। तो 30% जब दाल का दाम कम हो गया तो आपका जो पैसा है वो कल के मुकाबले आज ज़्यादा भारी हो गया। भारी मतलब उसका वेट यानी उसका जो वैल्यू है वो बढ़ गया, ठीक है। तो 350 रुपया में आज आपको 10 केजी ही नहीं, आपको 7 केजी अधिक दाल मिलेगा, यानी आज आप 17 केजी दाल लेके जाएंगे। आप पूरा खुश हो गए। माइंड में कैलकुलेशन किए कि भाई ये बताओ कि 350 रुपया अगर हम लेकर के आए और अगर हमको 7 केजी दाल अधिक मिल रहा है, क्यों? क्योंकि 30% दाम घट गया है। तो मेरा एक बात ध्यान रखिएगा कि वस्तु के दाम में जितना परसेंट की कमी होगी, आपका पैसा का दाम, पैसा का कीमत उतना परसेंट उछाल मारेगा, ऊपर चला जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो अगर 30% कमी आई है दाल के कीमत में, तो 30% आपका जो पैसा है वो वृद्धि कर जाएगा, उसका कीमत बढ़ जाएगा। अगर हम यहाँ से 0 काट दें तो दोस्तों 35 गुने 3 होता है 105। यानी अब आप ये कह सकते हो कि कल के मुकाबले मेरे पास आज 105 रुपया ज़्यादा है, इसलिए मैं 7 केजी दाल एक्स्ट्रा या अधिक खरीद सकता हूँ। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 7 केजी का दाम 105 रुपया, तो 1 केजी का दाम 7 से काटेंगे तो कटेगा 15 बार में, और आराम से कह सकते हैं कि अभी जो घटा हुआ मूल्य है दोस्तों वो कितना है? 15 रुपया प्रति किलोग्राम। अब सोचो अगर आपका थोड़ा सा खाली कैलकुलेशन अगर ये थोड़ा सा तेज है तो आपको कलम छूने काम ही नहीं है। 350 रुपया का 30% 105, यानी घटा हुआ मूल्य था तो हमारा 105 रुपया आज ज़्यादा हो गया, तो 105 रुपया में हम 7 केजी दाल अधिक ले सकते हैं, तो 1 केजी का दाम 15 रुपया आंसर। ये होता है मैथमेटिक्स। ओके दोस्तों, इस तरह से आप सोचिए क्वेश्चन को। तो ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन। अब दोस्तों अगला सवाल देखिए आपके औसत चैप्टर से है। जैसा मैंने कहा कि आज हम लोग 4 से 5 चैप्टर कवर करेंगे, तो हम लोग लगभग 5 से 6 चैप्टर कवर कर चुके हैं। चैप्टर का नाम दोस्तों क्या है? औसत। क्वेश्चन कहता है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या है?
ये सवाल जबरदस्त ढंग से पूछता है। इसमें आपको ये भी पूछेगा कि बड़ी और छोटी संख्या में अंतर क्या है, बड़ी और छोटी संख्या का योग क्या है, या फिर बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है। तो यहाँ आपसे बड़ी संख्या पूछा गया, मैं आपको सब सिखा देता हूँ एक ही क्वेश्चन में। छोटी बड़ी का अंतर, छोटी बड़ी का योग, छोटी संख्या निकालना, बड़ी संख्या निकालना, सब निकाल सकते हैं आप। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा होना चाहिए क्रमिक या तो लगातार, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो अगर 7 लगातार संख्याएं दी गई हैं तो आप पहले क्या करेंगे कि 7 लाइंस खींच लेंगे, 3 3 6 और एक 7, ठीक है। अब यहां पर सम विषम या गुणज की बात नहीं हुई है, सीधा बात हुई है 7 क्रमिक संख्या की। कहीं कहीं लिखिएगा प्राकृत संख्या। दोस्तों तो प्राकृत संख्या बोले या पूर्ण संख्या बोले तो उसका भी क्रम एकदम लगातार होता है, कोई गैपिंग नहीं होता है, 1 2 3 4, पूर्ण में 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर 7 क्रमिक संख्या है और इसका औसत अगर 20 दिया गया है तो आप एक बात माइंड में सेट कर लीजिए हमेशा कि क्रमिक या लगातार संख्याओं का औसत बीच में होता है। तो भाई 7 में से बीच कौन सा होगा, तो भैया चौथा होगा। अगर चौथा 20 है तो ये 21 होगा, ये 22 होगा और ये 23 होगा, ये 19 होगा, ये 18 होगा और ये 17 होगा। तो छोटी संख्या 17, बड़ी संख्या 23 आपसे पूछी गई है, 23 बड़ी संख्या, तो आप मारेंगे आंसर 23। अगर छोटी पूछता तो बोलते 17। अब अगर आपसे कहे कि छोटी और बड़ी के बीच अंतर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं कि भाई अंतर इसका 6 होगा। अगर आपसे योग पूछे तो आप 23 जोड़ 17 कर सकते हैं, 40 बता सकते हैं। तो आप अगर आप इस तरीके को सी आते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को ऐसा आप डील कर सकते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।